कभी कभी कुछ बातों पे जो चीज लिखी हुई है या आपको उसके बारे में कोई इंडिकेशन आ रहा है कि ये चीज जो है यहां पर जाने से या ये काम करने से वो चीज घातक साबित हो सकती है, तो कभी कभार अपने इंट्यूशन की बात भी सुननी चाहिए। और इसी के साथ साथ अगर वहां पर कुछ ऐसी चीज मौजूद है जो आम नहीं है तो वहां पर जाने से हमेशा बचना चाहिए। लेकिन लोग अक्सर गाड़ी वहीं पार्क करते हैं जहां पे लिखा होता है यहां गाड़ी पार्क करना मना है या यहां पोस्टर लगाना मना है, वही पोस्टर लगे हुए आपको दिखाई देंगे। ये सभी लोगों की नेचर होती है। तो आज की कहानी भी एक ऐसे ही कपल के बारे में है जो यहां पर रोड ट्रिप पर निकले थे एंड मिडल ऑफ द रोड ट्रिप उनका यहां पर सडनली मूड बन गया। अब मूड किस चीज का बन गया ये आप समझ सकते हैं। उनका इधर मूड बन गया और ना तो उनको कोई होटल मिला ना कोई कुछ जगह मिली। चाहते तो चुपचाप गाड़ी चलाते हुए आगे जा सकते थे और होटल वगैरह ढूंढ सकते थे या फिर कहीं दूर जाकर स्टे कर सकते थे। लेकिन वो जो शख्स गाड़ी चला रहा था वो अपनी बीवी के सामने कुछ बोल ना सका। बीवी के सामने कुछ नहीं चली उसकी, बीवी नहीं होने वाली बीवी कहूं तो ज्यादा सही, उसके सामने उसकी कुछ नहीं चली और उसने उसके सामने घुटने टेक दिए। और जहां पर वो लोग रुके और जहां पर उन लोगों ने इंटरकोर्स किया यानी सेक्स या फिर संभोग जिसे हम कहते हैं हिंदी में, वो जगह इतनी घातक थी ना कि उन दोनों की जिंदगी उसने हमेशा हमेशा के लिए पलट के रख दी। तो क्या है पूरा का पूरा मामला ये डिटेल में आपको बता देता हूं। बेसिकली विक्की और साक्षी ये दोनों कॉलेज के वक्त से एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे को जानते क्या थे, बहुत पसंद करते थे। शुरुआत से इनकी आदत थी और ऐसा नहीं कि कोई बैकवर्ड क्लास से हो या फिर कोई मुसलमान हो, कोई हिंदू हो, कोई इधर ब्राह्मण का कोई इशू नहीं, इनका ऐसा कोई इशू नहीं था। ये लोग जानते थे कि घर वाले जो हैं ये शादी को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो विक्की की फैमिली थी वो लव मैरिज के अगेंस्ट हो गई थी। उन्होंने कहा नहीं भाई लव मैरिज नहीं, क्योंकि विक्की की जो बड़ी बहन थी उनकी डेथ जो हुई थी वो लव मैरिज के चलते हुई थी। वो एक लड़के के साथ भाग गई थी और बाद में उस लड़के ने उसको धोखा दिया और वो हावड़ा ब्रिज से नीचे गिर के मर गई। कोलकाता में बेसिकली वो रहती थी। तो उसकी फैमिली के पास में एक रीजन था, विक्की की फैमिली के पास में, कि भाई लव मैरिज के लिए तो कंप्लीट नो नो। लेकिन ऐसा नहीं कि वो साक्षी को पसंद नहीं करते थे, साक्षी से पहले भी वो लोग मिले थे, बट उनका मानना था कि अब जो बहू घर में आएगी वो भाई पेरेंट्स की मर्जी के से ही आएगी। विक्की ने बहुत समझाने की कोशिश करी लेकिन वो लोग नहीं माने। अब विक्की जो था वो इधर बेसिकली हिमाचल प्रदेश में काम किया करता था। दिल्ली से हिमाचल, हिमाचल से दिल्ली आना जाना उसका लगा रहता था। तो वो एक बार अपनी फैक्ट्री में वहां पे जा रहा था एंड जो साक्षी थी बेसिकली वो इधर दूसरी किसी स्टेट में काम करती थी। काफी दिनों से वो लोग मिले नहीं थे और ये जो बात है ये आज से कुछ 15 साल पुरानी है। तो उस वक्त पे वीडियो कॉल वगैरह का चलन था भी नहीं ज्यादा और व्हाट्सएप वगैरह जैसी कोई चीजें होती नहीं थी। तो फोन वगैरह पे तो यूजुअली बात हो जाती थी, लेकिन फिर भी वो लोग एक दूसरे से फेस टू फेस मिलना चाहते थे। विक्की ने कहा देखो मैं हिमाचल जा रहा हूँ और वहां पर तुम चाहो तो आ जाओ और मेरा घर तो वहां पर है ही, बीच रास्ते में मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। तो वो बेसिकली हरियाणा की साइड पे रहती थी। तो दिल्ली से हरियाणा ज्यादा दूर है भी नहीं और हरियाणा क्या, हरियाणा बॉर्डर दिल्ली बॉर्डर के पास में जो है बिल्कुल वहीं पर वो रहती थी। तो उसने यही सोचा विक्की ने कि इसको मैं पिकअप करूंगा और हिमाचल के लिए निकल पड़ूंगा। घर वालों को क्या ही पता चलेगा और पता लगने भी नहीं वाला था। तो साक्षी और विक्की दोनों भाई इधर गाड़ी में बैठ गए। विक्की की बेसिकली कार थी और वो लोग निकल पड़े। अब पहले तो भाई नॉर्मल बातें हुई कि कैसी हो तुम, तुम्हारे घर वाले क्या तुम्हारी शादी के बारे में कुछ सोच रहे हैं। तो साक्षी ने कहा नहीं वो कुछ नहीं सोच रहे, वो कह रहे बेटा तेरे को जब तक काम वगैरह करना है कर और कोई अपनी मर्जी के लड़के से शादी कर ले। विक्की ने ऑन द अदर हैंड ये बात बोली कि साक्षी अगर मेरी तेरे से शादी नहीं होगी तो मैं जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊंगा। अब ये जो बात उसने बोली इससे साक्षी का मन भर गया और वो बेचारी वहीं पर सुबकने लगी, रोने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि विक्की उससे सचमुच प्यार करता है और वो कोई ऐसा नहीं था कि प्यार में धोखा देने वाला लड़का हो। और वो उनको समझा भी नहीं पा रहा था, बहुत कोशिशें करी थी उसने। तो साक्षी ने इधर कहा विक्की हमारे पास में
और कोई ऑप्शन तो है नहीं। अब इससे पहले मैं आपको बता दूं कि विक्की और साक्षी जो थे पहले भी सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज रह चुके हैं, बहुत बार इनका वन नाइट स्टैंड वगैरह जैसी चीजें रही हैं, तो ये सारी बातें रहती थी। आज लेकिन साक्षी को विक्की पे काफी ज्यादा प्यार आ रहा था, क्योंकि जो विक्की ने बात बोली थी ये बात आम नहीं थी। हर लड़का इस तरीके से कुर्बानी, या हर लड़की भी, अगर लड़की भी हो लड़के की जगह पे, तो ये कुर्बानी काफी बड़ी थी। क्योंकि इनकी जो शादी की बात हुई थी 1 साल पहले हुई थी। 1 साल तक ये दोनों सिर्फ 1 या 2 बारी मिले हैं, लेकिन कभी भी इन्होंने आंख उठा करके किसी लड़की या किसी लड़के की तरफ नहीं देखा। तो आज साक्षी जो थी वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई और वो वहीं पर विक्की के गले लग गई और रोने लगी। अब एक बात मैं आपको बता दूं इस स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले, मैंने कभी ये बात नहीं कही, लेकिन अगर आपको सेक्सुअल एक्टिविटी या फिर इस तरीके की कहानियां ज्यादा पसंद नहीं है तो आप इस वीडियो को यहीं क्विट कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मुझे जो उनका इंटरकोर्स है उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं उस चीज को इग्नोर कर दूं, क्योंकि मेरी ऑडियंस ऐसी नहीं है और मैं इधर कोई सेक्स स्टोरी तो बेसिकली नहीं सुना रहा, बट मैं नहीं चाहता था कि मैं उस चीज को डालूं। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद में भी, बहुत उस चीज को काटने के बाद में भी मुझे कुछ ना कुछ तो आपको बताना पड़ेगा ही। आप सभी लोग मैच्योर हैं, आप सभी लोग एजुकेटेड हैं, आप अपनी तरफ से राय लीजिए, आपको ये वीडियो आगे देखनी है या नहीं देखनी है। मेरे लिए भी बहुत टफ डिसीजन रहा है कि इस वीडियो को बनाऊं या ना बनाऊं, बट फिर भी आगे आप सोच सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप इसे आगे कंटिन्यू करना चाहें तो। खैर, अब मैं आगे कंटिन्यू इसको करता हूं। उधर वो उसके गले मिली एंड उसके बाद में उन लोगों की वैसे ही जो किस वगैरह होती है ये सब चालू हो गई। कुछ 5-7 मिनट तक गाड़ी रोक करके उन्होंने इसी काम को किया और विक्की जो था वो भी एक तरीके से अब तैयार हो चुका था। आप समझ सकते हैं किस चीज के लिए। और साक्षी ऑन द अदर हैंड जो थी, उसका कोई ऐसा मूड नहीं था, बट इतना कुछ होने के बाद में वो भी मूड में आ गई थी। थोड़ी देर तक वो लोग चुपचाप बैठे रहे, गाड़ी अपनी ही स्पीड में चलती रही और साक्षी जो थी वो लगातार विक्की को देख रही थी और नॉर्मल तरीके से नहीं, वो उसको एक सिडक्टिव वे में देख रही थी। काफी देर के बाद में इधर साक्षी ने विक्की से कहा, विक्की अगर तुम्हारे घर वाले शादी के लिए नहीं मानते ना तो हम लोग भागकर शादी कर लेंगे। विक्की ने मना कर दिया, भागकर शादी नहीं, लेकिन वो कह रही थी कि मैं सिर्फ तुम्हारी होना चाहती हूँ। विक्की भी यही कह रहा था, मैं सिर्फ तुम्हारा होना चाहता हूँ। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। थोड़ी देर बात करने के बाद में उन्होंने यही सोचा कि हम लोग यहाँ पर भागकर शादी कर लेंगे, बच्चा वगैरह जब हो जाएगा तो घर वाले एक्सेप्ट कर ही लेंगे, फिर कोई ऑप्शन तो रहेगा ही नहीं। तो इधर इन दोनों की जो है मंजूरी हो गई। अब इधर साक्षी ने अपनी तरफ से पहल करी और कहा कि अगर हमें बेबी करना है तो ये हमें जल्दी करना होगा और हम लोग हिमाचल जा रहे हैं। इस वक्त पर मौसम भी थोड़ा ठंडा चल रहा है, बेसिकली नवंबर का ही महीना था, तो नॉर्थ की साइड में दिल्ली वगैरह में वैसे ही ठंड रहती है और हिमाचल का तो आप हाल जानते ही हैं, वो तो पूरा ही पहाड़ी इलाका है। तो रास्ते में ये लोग थे, पहुंचे नहीं थे अब तक, तो इधर उसने हिंट दिया एक तरीके से, और विक्की बच्चा तो था नहीं जो इस बात को ना समझ पाए, तो उसने भी कहा बात तो तुम्हारी ठीक है, हम लोग हिमाचल पहुंच करके इस चीज को अंजाम दे देंगे और वहां पर हम लोग एक बेबी का प्लान कर लेंगे और फिर 9 महीने के अंदर अंदर सबके सामने ये बात आ जाएगी। उससे पहले हम लोग भाग जाएंगे तो 2-3 महीने में ही लोगों को मालूम चल जाएगा, फिर शायद वो लोग एक्सेप्ट कर लें। इस वक्त पर दोबारा से जो साक्षी थी वो इधर विक्की को किस करने लगी और वो इधर उसको बहुत ज्यादा सिडक्टिव वे में किस करने लगी। बहुत सिडक्टिव वो लोग किसिंग कर रहे थे एक दूसरे को। तो थोड़ी देर तक गाड़ी चली और गाड़ी फिर रुक गई। उसके बाद में दोबारा से उन्होंने गाड़ी अपनी चलाई। तो इधर जो साक्षी थी वो दुखी हो गई कि ऐसे तो भाई बात बन नहीं रही है और उसको आज ही कुछ ना कुछ करना था। उसको बहुत प्यार आ रहा था, जैसे मैंने शुरुआत से ये बात बताई है। थोड़ी देर के बाद में जैसे गाड़ी आगे आगे बढ़ने लगी, उन्हें एक घर दिखाई दिया। वो घर एक खंडर था। साक्षी के हिसाब से वो घर एक खंडर था। साक्षी ने उस झोपड़ी को देखा और कहा, विक्की हम थोड़ी देर वहां रेस्ट कर लें। अब रेस्ट का मतलब आप जान सकते हैं, भाई गाड़ी इतनी उसकी अच्छी थी, वहां पर छोड़ करके वो उधर क्यों रेस्ट करने जाएगी।
तो विक्की ने कहा नहीं नहीं उधर नहीं, वो किसी और का घर है, देखो ना वहां पे लाइटें वगैरह जल रही हैं। साक्षी ने कहा क्या मतलब लाइटें? उसने कहा हाँ लाइटें जल रही हैं। उसने कहा, साक्षी ने कहा नहीं वो खंडर है, देखो ना, मेरे को तो ऐसा लग रहा है उसकी छत ढहने वाली है और तुम ये बातें कर रहे हो। तो उसने कहा थोड़ी देर वहां पे रेस्ट कर लेते हैं। अब उन्होंने रेस्ट तो नहीं कहा था साक्षी ने, उन्होंने कुछ अलग ही बात कही थी जो बात मैं कैमरे पे नहीं कह सकता। तो साक्षी ने ये बात बोल दी, तो इसके बाद में जो विक्की थे उन्होंने कहा नहीं हमें ऐसा नहीं करना। लेकिन फिर भी अपनी होने वाली बीवी के सामने उनकी नहीं चली और वो वहां पर जाने लगे। वो घर जो था ना, वो घर लगातार विक्की को ऐसा लग रहा था कि अपनी ओर बुला रहा है। विक्की ने कहा भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर किसी की मौजूदगी है। जब उन्होंने गाड़ी वहां पर रोकी थी और जब विक्की ने उस घर को देखा था तभी उन्हें ऐसा लग रहा था। साक्षी ने कहा नहीं नहीं वो खंडर है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो लोग वहां पर आगे बढ़ते चले गए। विक्की लगातार कह रहे थे कि मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि वहां पे कोई औरत मौजूद है जो मुझे चोरी छुपे देख रही है। और ये साक्षी कोई मैं मजाक नहीं कर रहा हूं या फिर मैं जानबूझ करके बहाने नहीं बना रहा हूं कि मुझे तुम्हारे साथ में यहाँ पे सेक्स नहीं करना है। उसने कहा नहीं नहीं ये सब तुम्हारे मन का वहम है और तुम काफी ज्यादा सोच रहे हो इन सब बातों के बारे में। वो जो है शादी वगैरह की बातें उनको छोड़ो, चलो हम लोग अंदर चलते हैं। वो जाने लगे। थोड़ी देर के बाद में इधर विक्की को वो घर वापस नॉर्मल लगा। विक्की ने कहा ये क्या अजूबा है, ये अभी तक तो मुझे इस घर में लाइटें दिख रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोई रहता है, अब एक घर मुझे खंडर ही दिखाई दे रहा है। उस घर के बाहर यहां पर बहुत सारी लक्कड़ की फेंसेस गड़ी हुई थी, जैसे कि उस घर के आसपास ना तो कोई जंगली जानवर आ सके और ना ही कोई इंसान। इस तरीके से वो पूरा घर जो था कवर्ड था चारों तरफ से, पूरा का पूरा गोल बना हुआ था वो कि कोई इधर ना आए। उन्हीं फेंसेस के ऊपर लाल धागा, पूरा एक लाल धागा जो था वो बंधा हुआ था चारों तरफ से। जैसे लक्ष्मण रेखा जब हुई थी तो किस तरीके से लक्ष्मण रेखा पूरे घर के आसपास खींची गई थी, इसी तरीके से जो लाल धागा था वो उन फेंसेस के ऊपर आसपास बंधा हुआ था। बाहर जो थे वो फूल पड़े हुए थे, इधर गेंदे के फूल जो थे बिल्कुल फ्रेश वो बाहर पड़े हुए थे। और इसी के साथ साथ जमीन पर स्वास्तिक और ओम बना हुआ था, जैसे कोई यहां पर पूजा करके गया हो। अब ये चीज जो थी ये उन दोनों को चौंकाने के लिए काफी थी। भगवान में मानते थे वो, भूत प्रेत में भी मानते थे, लेकिन सिर्फ मानने से सब कुछ नहीं होता, जानना भी बहुत कुछ होता है। अब यहां पर कोई भी समझदार इंसान होता तो वो इस बात को समझ जाता कि इधर नहीं जाना, या तो भाई इधर कोई ना कोई रिचुअल हो रहा होगा, भगवान का रिचुअल होगा, या फिर ये जगह जो है श्रापित है। दो ही बातें हो सकती, इतना सा देखकर तो इंसान यही बात समझेगा। अभी भी वक्त था, वो लोग यहां से वापस जा सकते थे। लेकिन जब इंसान के ऊपर ठरक सवार होती है ना, तो वो दिमाग से काम नहीं लेता, वो कहीं और से काम लेता है। इधर साक्षी ने फिर से विक्की को कहा विक्की अंदर चलो। विक्की ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। विक्की समझदार था, वो सोच पा रहा था कि ऐसा काम हमें नहीं करना है, लेकिन लगातार साक्षी ये बात बोलती गई और विक्की की उसके सामने नहीं चली। फाइनली वो लोग उस घर के अंदर एंटर कर गए। अब घर के बाहर जो थे इधर पेड़ पौधे बहुत ज्यादा थे, तो यहां पर ठंडी हवा भी थी, इसी के साथ साथ खुशबू भी आ रही थी। घर में कदम रखते ही उनको यहां पर बदबू आने लगी, सड़ी हुई बदबू जिसको हम कहते हैं ना, वो यहां पर आ रही थी। और उस घर की जो जमीन थी वो सूखी पड़ी हुई थी। घर के बाहर पूरा हरियाली थी, घर के अंदर कंप्लीट सूखा था। यहां पर वो लोग अंदर गए तो अंदर उन्होंने देखा कि पुरानी सी एक दीवार है, उस पे कैलेंडर लटका हुआ है। 1977 के आसपास का वो कैलेंडर होगा, महीना अप्रैल, और डेट मार्क थी यहां पर 17 अप्रैल 1977। अब पता नहीं, देख करके तो ऐसा ही लग रहा था कि कोई शख्स यहां पर इतने लंबे वक्त से रहने नहीं आया। विक्की यही सोचता रहा कि आखिर मुझे वो लाइटें क्यों दिखाई दी थी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि इस घर के अंदर कोई है, कोई औरत यहां पे मौजूद है। यहीं पर उन्हें एक चारपाई बिल्कुल घर के बीचों बीच पड़ी हुई दिखाई दी। वहां पर एक टूटा हुआ मटका था और भी बहुत सी चीजें पड़ी थी, लेकिन कुछ अनयूजुअल नहीं था, सिर्फ एक चारपाई थी। उस चारपाई पे वो लोग बैठ गए और थोड़ी देर उन्होंने बातें करी। एंड उसके बाद में साक्षी जो थी वो विक्की के साथ में यहां पर बेड पर लेट गई। एंड विक्की जो था वो उसके साथ में सेक्स कर रहा था। थोड़ी देर के बाद में उन्होंने पोजीशन चेंज करी एंड जो साक्षी थी वो विक्की के ऊपर आ गई।
इसी के साथ साथ विक्की की जो आंखें थी वो बंद थी इस मोमेंट पे। विक्की को अपने कानों में एक आवाज सुनाई दी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? विक्की एक बार को तो सहम गया, क्योंकि साक्षी कभी ऐसे बात नहीं करती थी और इस मोमेंट पे कोई आदमी ऐसे बात नहीं करेगा। तो उसने आंखें खोली और साक्षी की तरफ देखा। साक्षी मुस्कुरा रही थी। फिर से उसने अपनी आंखें बंद करी। फिर से उसको एक आवाज आई, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? उसको लगा जरूर साक्षी मजाक वगैरह कर रही है। उसने कहा, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूं। उसके बाद में दोबारा से एक आवाज आई, क्या तुम मरने के बाद भी मुझसे ऐसे ही प्यार करोगे? उसने फिर से हाँ बोल दी। उसको लगातार ये चीज महसूस हो रही थी कि ये आवाज जो है ये साक्षी की नहीं है। साक्षी जैसी आवाज जरूर थी, लेकिन वो आवाज थोड़ी पतली थी। साक्षी की आवाज थोड़ी भारीपन पे थी, वो आवाज थोड़ी पतली थी। उसे लग रहा था कि आखिर ये चीज है क्या। कहीं ना कहीं उसने सोचा कि इस वक्त पर जब हम इंटरकोर्स के वक्त पे है तो आवाज जो होती है वो चेंज होती है, तो शायद उसकी आवाज इधर थोड़ी पतली हो रही हो, क्योंकि वो मौन कर रही थी बेसिकली। तो इस वक्त पर उसकी आवाज पतली हो रही हो। उसने ये सारी बातें बोली और उसके बाद में लगातार वो आई लव यू वगैरह बोलता रहा और उसने कहा, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ हूं, मरने के बाद भी तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही उसने ये बात बोली, उसको एक हंसी की आवाज सुनाई दी। कोई औरत हंस रही थी और वो आवाज साक्षी की बिल्कुल भी नहीं थी। ये बात कंफर्म थी, उसे कंफर्म हो चुकी थी ये साक्षी तो नहीं है। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसको इधर दो चमकती हुई आंखें उस घर की छत पर दिखाई दी, जैसे कोई उधर मौजूद हो। और वो आंखें जो थी उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी औरत की आंखें। कुछ उसको जुल्फे भी दिखाई दे रही थी, लंबी लंबी, इधर लंबे लंबे बाल थे। तो एकदम से वो हड़बड़ाया और उसने साक्षी को दूर किया और साक्षी को ये सारी बात बताई। उसने कहा, साक्षी तुमने मुझे कहा था ना अभी कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या ये सारी बातें। साक्षी ने कहा, तुम पागल हो गए हो, मैं क्यों ये बात पूछूंगी तुमसे? अभी तक इतना कुछ हो चुका हमारे साथ में, इतना कुछ बीत गया, अभी भी मैं ये कंफर्मेशन तुमसे मांगूंगी तुम मुझसे प्यार करते हो नहीं? तुम बेवकूफ हो क्या? वो हंसने लगी। विक्की समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये चीज है क्या। उसने यहां पर साक्षी को कहा, साक्षी अगर तुम्हारा हो गया हो तो अब हमें यहां से निकलना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और ये जगह मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रही, मुझे यहां पर किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा है, चुपचाप उठो और चल पड़ो। साक्षी का भी मन भर गया था और उसने भी कहा, ठीक है हम लोग यहां से चल पड़ते हैं। तो वो लोग यहां से निकलने लगे एंड जब निकल करके वो लोग गाड़ी में बैठे तो वापस से विक्की को ऐसा लगा कि उस घर के अंदर लाइटें जल रही हैं और इस बार उसको लाल जोड़े में एक औरत साफ साफ खड़ी हुई नजर आई, जो बिल्कुल विक्की को ही घूर रही थी। वो औरत बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके पैर जो थे वो इधर दिखाई नहीं दे रहे थे। विक्की ने यहां पर अपनी गाड़ी चलाई और उसके बाद में हिमाचल वो लोग चले गए। कुछ 2-3 दिन बीते होंगे कि इसके बाद में विक्की के पापा का इधर कॉल आ गया कि भाई मेरी तबीयत खराब है, विक्की एक बार घर आ जाओ। विक्की घर आ गया। उसने साक्षी को तो सारी बात बताई दी थी और मरते हुए उन्होंने यही बात बोली कि बेटा मैं तुम्हें यहाँ पे कभी उदास नहीं देख सकता, तुम्हें जिससे शादी करनी है कर लो, अगर तुम्हें यहाँ पर साक्षी से शादी करनी है तो उससे भी कर लो। अब फादर की रजामंदी हो चुकी थी तो मदर भी मान गई एंड फाइनली जो उनका प्लान था यहाँ भागने का वो कैंसिल हुआ और अब बात सामने आई शादी की। शादी को लेकर के दोनों ही लोग बहुत खुश थे, लेकिन शादी से कुछ यहां पर 1 महीने पहले अचानक साक्षी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि वो पागलों जैसी हरकत करती, अपने मुंह को यहां पर नोचती, खाना नहीं खाती, अपने बाल उसने यहां पे काट लिए थे। और जब भी आकर के विक्की उससे पूछता या उसके घर वाले आकर के पूछते कि आखिर मांजरा क्या है, तो वो कहती मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। विक्की ये बात जानता था कि ये सारी जो चीजें हैं ये उस घर के चलते ही हुई हैं, लेकिन वो चाह करके भी बताए तो बताए कैसे? आप उसकी मजबूरी को एक बार समझिए, उसकी जगह पर अपने आप को रख करके देखिए वो क्या बोले कि हम लोग उस घर के अंदर क्या करने गए थे और हम लोग यहां पर क्या क्या प्लान कर रहे थे। क्या बोलता वो? उसके पास में कोई रीजन था ही नहीं। कई बार यहाँ पे बाबाओं वगैरह को दिखाया गया, बाबाओं ने इधर बहुत सारे टोने टोटके किए, उसका यहाँ पे उतारा वगैरह भी करवाया, तो थोड़ा बहुत टेम्परेरी रिलीफ तो उसको मिलता, लेकिन बाद में वो दोबारा से यही हरकतें करती और ये कहती कि ये विक्की जो है ये मेरा है, मैं इसको अपने साथ ही लेकर के जाऊंगी। घर वाले कहते हाँ तेरा ही है,
तेरी शादी होने वाली है, तू क्यों ये पागलों जैसी हरकतें कर रही है? तो वो गुस्से में कहती, इसका नहीं, मेरा, ये मेरा है, मेरे से इसने कसम खाई है जीने मरने की, और ये कभी भी मुझे छोड़ करके नहीं जा सकता, चाहे चाहे भी तो भी। दिन प्रतिदिन इधर साक्षी की हालत पतली होती चली गई। उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि ये लड़की अपने आप को जान से मार डालेगी। अगर इसे बचाया नहीं गया तो पता नहीं फिर क्या होगा। काफी कोशिशें करी गई, काफी जगहों पर दिखाया गया, लेकिन कोई अंजाम नहीं निकला। आखिरी में यहां पर विक्की ने कहा कि मैं इससे शादी नहीं करूंगा। और जब उसने ये बात बोली तो धीरे धीरे करके कुछ 1 या 2 दिन के अंदर महज इधर साक्षी की हालत सही हो गई। साक्षी ने भी मना कर दिया कि मैं इधर शादी नहीं करूंगी। बेसिकली ये उन दोनों का म्यूचुअल डिसीजन था, क्योंकि वो दोनों तो जानते थे कि उन्होंने यहाँ पे क्या काम करा है, लेकिन वो घर वालों के सामने बोल नहीं सकते थे। उन दोनों ने जैसे ये बात बोली, सब कुछ ठीक हो गया। 1 महीना बीत गया, शादी की डेट भी निकल गई। विक्की से बहुत पूछा गया, साक्षी से बहुत पूछा गया कि जहां तक तुम लोग मरने जीने को तैयार थे एक दूसरे के खातिर, अब क्या मुसीबत आ गई? इस वक्त पर तुम्हारे साथ में क्या हो गया? समाज में 4 बातें और फैल गई कि लड़की पागल हो गई, और यही होता है लव मैरिज के अंदर। और ऐसी इनके घर के अंदर इनकी विक्की की जो बड़ी बहन थी वो भी पागल होकर मर गई थी, हावड़ा ब्रिज से गिर गई थी, ये इसी के साथ होने वाला है। ये लोग जरूर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करते हैं। 4 बातें तो बनी जाती है, अब मैं क्या इसके बारे में बोलूं। तो यही बातें चल रही थी। 1 महीने के बाद में एक बार साक्षी यहां पर ऑटो से जा रही थी, रास्ते में कई सब कुछ ठीक था, कोई दिक्कत नहीं, वो जा रही थी। जैसे ही वो इधर रोड पर उतरी, ये सारी चीजें जो थी सीसीटीवी में कैद हुई थी। दुकान के बाहर एक सीसीटीवी थी, वहां पर ये चीज कैद हुई थी। जब वो ऑटो से निकली, उसने यहां पर कुछ देखा। देखते हुए उसने अजीब पागलों की तरह रिएक्शन किया और वो बच करके भागी, जैसे उस चीज को देखकर वो डर रही हो। बच के वो भागी और जैसे वो रोड पे आई, एक गाड़ी उसको कुचल करके चली गई। जब तक हॉस्पिटल लेकर जाया गया तब तक वो लड़की मर चुकी थी। वो लड़की मर गई। क्या उसने देखा? किसी को नहीं पता। उस वक्त पर क्या हुआ था किसी को नहीं पता। विक्की के साथ में भी सब कुछ सही था, लेकिन इन दोनों की एक मिली भगत थी। इधर साक्षी ने कहा था कि मैं किसी तांत्रिक को जानती हूं, और उस तांत्रिक से अगर मैं बात करूं तो ये चीज मालूम चल सकती है कि वो औरत उस कुटिया के अंदर कौन थी जो तुम्हें दिखाई दी थी। मतलब वो उस औरत को उससे दूर करना चाहती थी। और जब उसने ये कोशिश करी और उस तांत्रिक से वो मिलने के लिए गई, उसी वक्त पर रास्ते में उसकी मौत हो गई। अब ये बात जो थी ये सिर्फ विक्की को पता थी। विक्की इस चीज को कैसे घर वालों को बताए उसे समझ नहीं आ रहा था। साक्षी की मौत हो गई और काफी सवाल यहां विक्की के ऊपर भी उठे कि इस लड़के ने जो है इस लड़की को मार डाला है। ये लड़की यहां पर मेंटली बिल्कुल ठीक थी और इसको यहां पे मार डाला। साक्षी के घर वाले तो लगातार विक्की को ब्लेम करते रहे, लेकिन कोई प्रूफ नहीं था। क्या होता, पुलिस कंप्लेंट कर लेते, कर लो, क्या सजा मिलती इस चीज को लेकर के? नहीं मिलती, क्योंकि किसी ने कोई मर्डर वगैरह थोड़ी करा है ना। कभी साक्षी ने ये बात बोली कि उसने मुझे मेंटली या फिजिकली हैरेस किया हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम थी ही नहीं। तो यहां पर जो केस था वो भी रफा दफा हो गया। और अब विक्की इस बात को समझ चुका था कि वो जो भी चीज है वो अब मेरे पीछे आएगी और वो मुझसे बदला लेगी या मुझे अपना बनाएगी, जैसा वो कह रही थी। तो वो यहां पर एक तांत्रिक के पास में गया, और जब वो तांत्रिक के पास में गया तो उसे भी ये लग रहा था कि वो उसको मार देगी, लेकिन उसने उसको मारना नहीं चाहा। शायद वो अपनी सच्चाई इधर विक्की के सामने जाहिर करना खुद चाहती थी। वहां पर वो गया और उसने ये सारी बात तांत्रिक को बताई। अकेला गया था वो, विक्की का इधर एक छोटा भाई भी था जिन्होंने पूरी स्टोरी बताई है। तो वहां पर वो विक्की गया और उसने तांत्रिक को ये बात बताई। तांत्रिक ने कहा कि हो ना हो, वो कोई आम आत्मा नहीं है, वो कोई चुड़ैल है जो तुझसे यहां पर कुछ चाहती है। उसने यहां पर कहा कि बाबा ऐसा ऐसा हुआ था। उसने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, इतना आसान यहां पर मुझे मुद्दा लग ही नहीं रहा। जरूर उस चुड़ैल का तेरे से कोई नाता है, कोई ताल्लुकात है, इसी के चलते वो तेरे पीछे यहां पर आई है। उसने कहा बाबा कुछ भी हो जाए, बस आप मुझे उससे मुक्त करवाइए, मुझे अपनी जिंदगी नॉर्मली जीनी है। अब मुझे उसके सपने आते हैं, सपने में उस औरत की मुझे जो है बॉडी यहां पर दिखाई देती है। उसके मतलब बेसिकली कहूं तो परछाई दिखाई देती है। उसके काफी लंबे हाथ हैं और उसके जो पैर हैं वो मुझे नहीं दिखते। तो उधर बाबा ने कहा कि हो सकता है वो चुड़ैल हो, इसीलिए वो अपने पैर यहां पे ना दिखाना चाहती हो।
बहुत यहाँ पे टोने टोटके किए गए, इधर काफी सारे उसको कवच वगैरह भी दिए गए और विक्की को कहा गया कि 1 हफ्ते के बाद में तुम्हें यहाँ दोबारा आना है। जब तुम दोबारा यहाँ पर आओगे तो तुम्हें अपने परिवार के साथ में यहाँ पर आना होगा और तब जाकर के ये जो कलेश है तुम्हारे घर से निकल जाएगा। तो उसने कहा ठीक है। अब उसने घर पे जाकर के अपने छोटे भाई को ये सारी बात बता दी कि देख भाई, ऐसा ऐसा मेरे साथ में हुआ था, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आखिर वो चुड़ैल मेरे पीछे पड़ी क्यों है। मान सकता हूं कि मैंने उसके घर के अंदर ये सब कुछ किया, लेकिन वो चाहती, अगर मुझे मारना चाहती तो वही मार देती। वो साक्षी को भी मारना नहीं चाहती थी, लेकिन जब साक्षी ने उसको मेरे रास्ते से हटाने की कोशिश करी तो उसने ऐसा करा। देखिए प्लीज मम्मी को मत बताइए, पापा तो दुनिया में है ही नहीं, और मम्मी को अगर ये बात पता लगी तो वो काफी ज्यादा इधर सीरियस हो जाएंगी। घर में 3 ही तो मेंबर बचे थे। तो इधर उन्होंने कहा ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। 3-4 दिन बीते होंगे कि विक्की जो था अब वो पागलों की तरह बिहेव करने लगा। कई बार उस आदमी ने यहाँ पे सुसाइड अटेम्प्ट्स करे, अपने आप को जलाने की कोशिश करी, अपने आप को यहाँ पर खंजरों से उसने घायल तक कर दिया। ये सारी कोशिशें वो करता रहता था। ये सारी चीजें उसके साथ में होती थी, वो सुसाइड अटेम्प्ट्स भी करता था, लेकिन थोड़ी देर के बाद में वो नॉर्मल हो जाता, क्योंकि जो बाबा ने यहाँ पे उसको कवच वगैरह दिया था वो शायद अपना काम कर रहा था। 1-2 दिन और बीते होंगे कि उसने उस कवच को भी उतार करके साइड में रख दिया, और अब वो कहता कि मुझे साक्षी सपने में दिखाई देती है और वो मुझे कहती है कि जब तू इन सब चीजों को उतार देगा ना तो वो तेरे को दिखाई नहीं देगी। और बेसिकली वो जो बाबा है वो उससे मिला हुआ है और वो ये सब कुछ करवा रहा है, तू इन सब चीजों को छोड़ दे और वो औरत तुझे दिखाई नहीं देगी। उसे लगता था कि शायद साक्षी को मुक्ति नहीं मिली होगी और वो ये सब कुछ कर रही है, तो उसने उन सब कवचों को भी उतार दिया। धीरे धीरे करके उसकी तबीयत और खराब हो गई। उसका छोटा भाई उससे पूछता कि आप तो कह रहे थे कि कवच उतारना नहीं है, तो आपने उतारा क्यों? तो वो बहानेबाजी बना देता कि नहीं, बाबा ने मुझे कहा था कि 3-4 दिन बाद उतार देना, तो मैंने ऐसा कर दिया। ये बात मरते वक्त विक्की ने अपने भाई को बताई थी कि मुझे साक्षी सपने में आकर ये बात बोलती थी। अब वो साक्षी थी या कौन ये तो किसी को नहीं पता। धीरे धीरे करके उसकी तबीयत यहाँ पे खराब होती रही, और एक बार जो उसके घर वाले थे, मतलब उसकी माँ और उसका छोटा भाई था, ये दोनों तो समझ ही चुके थे कि प्रॉब्लम तो बहुत सीरियस है। तो वो किसी दूसरे बाबा पे बात करने के लिए गए और यहाँ पर उन्होंने उसको कहा था बेसिकली विक्की को कि तुम घर में रहना। उस वक्त पे विक्की नॉर्मल था और कुछ यहाँ पर 12 घंटे से वो नॉर्मल ही चल रहा था। लेकिन जब वो बाबा को लेकर के वापस आए तो यहाँ पर उन्होंने उसकी लाश को पाया। वो लटक चुका था और उसने सुसाइड नोट में ये चीज लिखी थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि सच क्या है झूठ क्या है। यहाँ पे मुझे साक्षी के सपने आते थे और वो मुझे कहती थी कि इस लॉकेट को उतार करके फेंक दो, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ही है। तो ये सारी बात हुई। उसके बाद में जो उनका छोटा भाई था वो उस तांत्रिक पर गया और ये सारी बात उसने बताई। तांत्रिक ने कहा कि साक्षी ने कभी ऐसा कहा ही नहीं, क्योंकि साक्षी की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। जब वो यहां पर आया था ना, तब हम लोगों ने साक्षी का भी क्रियाक्रम अलग तरीके से किया था, क्योंकि उसकी मौत नॉर्मल नहीं हुई थी, उसकी मुक्ति हो चुकी थी, उसको साक्षी दिख ही नहीं सकती थी। ये जरूर उस आत्मा का ही काम था जो साक्षी के रूप में उसको दिखाई दे रही थी और वो उससे वो कवच उतरवाना चाहती थी। बेसिकली लॉकेट टाइप का था वो उससे उतरवाना चाहती थी, क्योंकि जब तक वो उसके पास में रहता तो मेंटली तो वो उसको हैरेस कर लेती, उसको चोट वोट पहुंचा देती, लेकिन कभी उसको मार नहीं सकती थी। और जैसे ही 1 हफ्ता बीत जाता और वो यहां पर आ जाता मेरे पास में, तो उस चुड़ैल का भी जो यहां पर खेल था वो खत्म हो जाता और वो उसको गवारा नहीं था। उसने उसको फाइनली अपने जाल में बिछा ही लिया और आखिरकार वो उस लड़के को लेकर के चली गई। ये बात अभी भी उसके भाई के दिमाग में खटक रही थी कि आखिर यहां पे मामला क्या था, उस चुड़ैल ने साक्षी को और उस लड़के को क्यों मार डाला। क्योंकि अब उसकी प्रेजेंस घर में फील नहीं होती थी। ऐसा नहीं था कि अब वो उसके भाई के पीछे पड़ी हो, उसकी माँ के पीछे पड़ी हो, नहीं, वो चली गई थी, अब उसका कोई लेना देना नहीं था। यहां पर उस गांव में गए वो लोग और उस गांव में बहुत शिनाख्त की गई, बहुत पूछा गया कि आखिर वो जो झोपड़ी यहां पर दिखाई दे रही है उसका क्या इधर राज है। तो गांव वालों ने कहा हमें पता नहीं ये झोपड़ी किसने यहाँ पर खोल दी, और यहाँ पर तो हम लोग बहुत पूजा पाठ करते थे, इसके आसपास तो हमने कलावा बांध रखा था लाल कलर का और यहाँ पर हमने लक्कड़ भी गाड़ रखी थी। पता नहीं एक रात को यहाँ पर क्या हुआ, कोई अंदर घुसा और हमें इसकी जो चारपाई थी वो भी हिली हुई महसूस हुई, क्योंकि जमीन पर मिट्टी जमा थी। और आपको मालूम होगा कि जब बहुत वक्त तक मिट्टी जमा रहे और उस चीज को आप हिलाएं तो उसकी जो छाप होती है वो उधर रह जाती है, पर्टिकुलरली उस जगह पे। तो उन्होंने कहा इधर कोई आया था और उस कुर्सी पर बैठा था, हमें यहाँ पर 4 कदम भी दिखाई दिए थे,
लेकिन उसके बाद हमने जानने की कोशिश नहीं करी कि आखिर यहाँ पे क्या है। तो उन्होंने पूछा कि आखिर बात क्या थी। तो यहाँ पर गांव वालों ने कहा कि बेसिकली एक लड़की थी यहाँ पर सौम्या करके, जो काफी सुंदर थी। उसको एक लड़का पसंद करता था और वो जमींदार का लड़का था, वो उससे शादी करना चाहता था। लेकिन जो सौम्या थी वो किसी और से शादी करना चाहती थी। तो उसने गांव में अफवाह फैला दी कि ये लड़की जो है ये चुड़ैल है और ये यहाँ पे काला जादू वगैरह करती है। वो उसी कुटिया में रहती थी, उसके घर के अंदर उसने काफी सारी यहाँ पे हड्डियां वगैरह छोड़ दी और जो भी काले जादू का सामान होता है उल्टा सीधा वो छोड़ दिया। गांव वालों को पता चल गया कि ये लड़की यहाँ पर जो है ये काला जादू करती है और उसने ये बात भी फैला दी कि ये और इसका जो यार है ये दोनों मिलके काला जादू करते हैं, क्योंकि सौम्या ने इधर साफ मना कर दिया था कि मैं तेरे से शादी नहीं करूंगी। उन लोगों ने उन दोनों को यहां पर जला दिया। वो लड़का जो था उसका तो कभी भी किसी को कुछ यहां पर पता चला नहीं, शायद उसकी जो आत्मा वगैरह थी उसको मुक्ति मिल गई थी या फिर वो कुछ कर नहीं सकती थी। लेकिन जो सौम्या जो थी उसकी आत्मा यहां पर भटकती थी। लोगों ने उसको भटकते हुए इस गांव में देखा है और जो जमींदार का लड़का था जिसने अफवाह फैलाई थी उसकी भी मौत हो चुकी थी। वो बात गांव वालों को बाद में पता चली कि ये एक अफवाह थी और उस अफवाह के चलते ही उन्होंने उन दोनों को मार डाला था। अब गांव में यहां पर 2-4 लोग और गायब हो गए। उन लोगों की लाशें जो थी वो भी उस कुटिया के अंदर ही मिली थी और ये काम जो था ये सौम्या का ही था। गांव वालों को पहले तो लगा भी कि क्या पता कोई यहां पर अपना पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा हो जिसके चलते लोग यहां पर मर रहे हो, लेकिन कोई भी उन लोगों से यहां पे दुश्मनी नहीं मोलता था, कोई उनका दुश्मन नहीं था। ये काम उस चुड़ैल का ही था, उस सौम्या का ही था। लोगों ने देखा था कि उसके पैर यहाँ पे मुड़े हुए थे। तो यहाँ पर किसी बाबा को बुलाया गया और उन्होंने यहाँ पर पूरा कवच बनाया था इस घर के आसपास और कहा था कि डेली आकर के गांव की किसी भी कुंवारी लड़की को शाम के 7 बजे के आसपास यहाँ पे पूजा करनी है। स्पेशल पूजा थी वो करनी है और इसी के साथ साथ गेंदे के फूल, ओम और एक स्वास्तिक बनाना है। और इसके चलते वो आत्मा या फिर वो चुड़ैल जो है वो कभी यहां से बाहर नहीं जा पाएगी। वो मुक्त नहीं होना चाहती थी, या कह सकते हैं कि शायद वो बाबा जो थे वो इतने काबिल ही नहीं थे कि उसको मुक्त करवा पाए, उसको सिर्फ कैद किया जा सकता था। तो यहां पर जो विक्की का भाई था वो कहने लगा कि आखिर मुझे सौम्या और उस लड़के की यहां पर तस्वीर दिखाई जाए जो यहां पर उस वक्त पर मरे थे। तो उस वक्त पर वो लोग अप्रैल के महीने में मरे थे 1977 को। डेट उन लोगों को भी याद नहीं थी। आपको याद होगा मैंने कैलेंडर का जिक्र किया था कि 1977 का कैलेंडर लटक रहा था दीवार के ऊपर। वहां पर उसने सौम्या की तस्वीर देखी तो वो समझ चुका था कि इस लड़की को तो मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन जब उसने उस लड़के की तस्वीर देखी तो उसकी शक्ल कुछ 50 से 60%, पूरी नहीं 50 से 60% विक्की जैसी मिल रही थी। उसकी मूछें थी, उसके बाल छोटे थे। विक्की जो था उसकी मूछें नहीं थी, उसके बाल लंबे थे। और वो लड़का जो था पतला था, फोटो के अंदर पतला था। विक्की जो था इधर थोड़ा मस्कुलर था। उसकी शक्ल जो थी वो 50-60% यहां पर विक्की जैसी थी। और इसी के साथ साथ जब उसने गांव वालों से पूछा कि उस लड़के का बिहेवियर कैसा था, तो उसका जो बिहेवियर था वो लगभग यहां पर विक्की जैसा ही था। तो ऐसा हो सकता है कि उस चुड़ैल को यहां पर उसके अंदर अपना प्यार दिखाओ और इसीलिए उसने ये बात बोली थी कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, मरने के बाद में भी तुम मेरा साथ दोगे, अपनी आत्मा को मुझे सौंपोगे या नहीं सौंपोगे। ये सारी बातें जो मैंने शुरुआत में करी, इसीलिए वो विक्की के पीछे पड़ गई थी और इसीलिए उसने साक्षी को भी मार डाला था। जो भी विक्की और उसके बीच में आता वो उसको खत्म कर डालती। जब साक्षी ने ये बात बोल दी थी कि मैं शादी नहीं करूंगी तो उसने साक्षी का पीछा छोड़ दिया। लेकिन जब वो वापस इधर तांत्रिक के पास में गई तो उसने साक्षी को यहां पे मार डाला। ये सिर्फ एक अजम्पशन मात्र है। आज तक इस बात का रीजन उन लोगों को नहीं पता कि आखिर उसने विक्की को क्यों मारा, क्योंकि गांव वालों के हिसाब से तो वो कभी किसी बेगुनाह को नहीं मार सकती थी। जितने लोगों ने उसको जलाया था 5-7 लोग थे कुल मिलाकर के। 4 को तो उसने मार दिया था, 3 और लोग बचे थे जो अभी कुछ यहाँ पर 10-15 साल पहले ही मरे थे। लेकिन उसने कभी भी गांव के किसी बच्चे को, किसी औरत को, किसी बूढ़े को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। यही उन लोगों का एक शक है और यही उनकी एक अजम्पशन है कि शायद उसको उसके अंदर अपना पुराना प्यार दिखा हो और इसीलिए उसने उसको मार। अब चाहे रीजन कुछ भी हो, चाहे कोई भी बात हो, इधर कुछ भी सच हो कुछ भी झूठ हो, लेकिन एक बात तो सच है, अगर साक्षी और विक्की उस घर में नहीं जाते
तो शायद वो आज जिंदा बचे होते। यही बात विक्की के भाई को भी खाई जा रही थी कि विक्की लगातार ये बात बोल रहा था। जब उसने अपनी स्टोरी नरेट करी थी तो उसने ये बात बोली थी कि मुझे उस घर के अंदर लाइट भी दिखाई दी थी, इसी के साथ साथ मुझे किसी औरत की प्रेजेंस भी फील हुई थी। साक्षी को तो फील नहीं हुई थी वो चीज जब वो लोग कार से उतरे थे, और इसी के साथ में उसको ये भी लग रहा था कि कोई औरत उसे अपने पास बुला रही है। अब वो उस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि वहां पर तो इधर कवच वगैरह मेंटेन था, उधर टोना टोटका हो रखा था, वहां से तो बाहर नहीं जा सकती थी, लेकिन विक्की तो जा सकता था अंदर, और वही उसने किया। और जब वो अंदर गया, उसके आगे की पूरी कहानी आप अच्छे से जानते हैं। अब ये बात जो थी ये विक्की की माँ से भी नहीं छुपी। खैर, विक्की की माँ को इन सब बातों का तो दुख नहीं, दुख तो बस इसी चीज का है कि उनके पति भी मर गए, उनकी बेटी भी मर गई, उनकी होने वाली बहू भी मर गई, और उनका बेटा भी मर गया। उनके घर परिवार के अंदर अब सिर्फ 2 ही लोग रह गए हैं, एक तो विक्की का छोटा भाई और एक उनकी माँ। और साक्षी के परिवार के अंदर तो सिर्फ साक्षी के माँ बाप ही रह गए हैं क्योंकि साक्षी उनकी इकलौती बेटी थी। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी कि किस तरीके से एक भारी गलती ने यहां पर 2 नौजवानों की जान ले ली। आप मुझे बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। और इसी के साथ साथ अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको, और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहां पे जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर दीजिए। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी ही रहेगी मेरी कि जब भी अपनी स्टोरी को भेजे तो जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में भेजिए, ताकि उन इवेंट्स को मैं उसी तमीज के साथ में आपके सामने रख सकूं जिस तरीके से आपने उन्हें मेरे सामने रखा है। अगर टाइप करने में प्रॉब्लम है आपको तो वॉइस मैसेज के जरिए भी अपनी स्टोरी इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। मिलता हूं जल्द ही आपसे एक अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।